नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया की 5 गारंटी महाराष्ट्र के लोगों का न्याय के चक्रव्यूह से आजाद कर स्वाभिमान से जीने का देगा रास्ता। राहुल गांधी ने दिया ये बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि घर पर बुलडोजर चलाया, कोर्ट ने योगी सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट में सही साबित, कोर्ट में हुआ जबरदस्त हंगामा। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में खाद की कमी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी पहली बोरी में करती थी चोरी, अब तो बोरी ही हो गई चोरी। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। कांग्रेस ने कहा चुनाव के बीच महायुति में झगड़े शुरू, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। और आगे खबर में आपको बताएंगे कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया की 5 गारंटी महाराष्ट्र के लोगों को अन्याय के चक्रव्यूह से आजाद कर स्वाभिमान से जीने का देगी रास्ता। राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, हमारी चुनौती है, कर्नाटक आइए, घूम घूम कर देखिए, पड़ताल कीजिए, हमने हर वादा पूरा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की तकदीर बदल दी है। तेलंगाना और हिमाचल में भी हमने वादे पूरे किए हैं और अब महाराष्ट्र में भी इंडिया अपनी 5 गारंटी से बड़े बदलाव लाने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महालक्ष्मी में महिलाओं को 3000 रुपये महीना और फ्री बस सेवा। इसी के साथ जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा का अंत, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा, 3 लाख तक का कृषि कर्ज माफ, नियमित चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये महीने की मदद। ये कुछ वादे कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों से करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घर पर बुलडोजर चलाया तो कोर्ट ने योगी सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट में सही साबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने 45 साल पहले के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मकान गिराने को मनमानी बताया। सरकारी नौकरियों में भर्ती नियम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए हर निजी स्वामित्व वाले संसाधनों यानी कि प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। संविधान पीठ ने 7 और 2 के बहुमत से 45 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तब जस्टिस कृष्ण अय्यर की बेंच ने फैसला दिया था कि सभी प्राइवेट स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत आम भलाई में वितरण के लिए सरकारें कब्जे में ले सकती हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने यह भी कहा कि सरकार कुछ मामलों में प्राइवेट संपत्तियों पर दावा कर सकती है। यह ऐतिहासिक फैसला नागरिकों के संपत्ति रखने के अधिकार पर बड़ा असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। हाई कोर्ट ने इस एक्ट को इस आधार पर खारिज किया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार मदरसे के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है तभी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है या वो संविधान के मौलिक अधिकार या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात भवनों को गिरा दें। आप परिवार को घर खाली करने के लिए समय नहीं देते, घर में रखे घरेलू सामान का क्या। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के एक प्रोजेक्ट के लिए गिरा दिया गया था। अदालत ने कहा कि मकान गिराने की प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी थी, कानून का पालन किए बिना इसे अंजाम दिया गया, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, केवल मुनादी की थी। सिर्फ ढोल बजाकर किसी को यह नहीं कह सकते कि घर खाली करो, हम उसे गिराने आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में
खाद की कमी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी पहले बोरी में करती थी चोरी, अब तो बोरी ही हो गई चोरी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद की कमी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, लेकिन अब तो बोरी ही चोरी हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन है। कल की तस्वीर है जहां किसान और उनके परिवार वाले खाद पाने की उम्मीद में लाइन लगाकर बैठे हैं। बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई है। बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। यही दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश यादव यूपी में खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि डीएपी और पीडीए दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी कि ये दोनों ही बीजेपी के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा खाद की कालाबाजारी से लिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने कहा चुनाव के बीच महायुति में झगड़े शुरू, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विधानसभा क्षेत्र बारामती में रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध नहीं करने संबंधी एनसीपी अध्यक्ष के बयान को लेकर महायुति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि एनडीए में चुनाव के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। बारामती से मौजूदा विधायक अजित पवार अपने भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी-एसपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली करने के लिए इसलिए अनुरोध नहीं किया क्योंकि वहां परिवार की लड़ाई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में दावा किया कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में झगड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि अजित पवार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। पर अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को इस तरह के बयान पसंद नहीं आते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का पीएम मोदी से सवाल कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किसको सेफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत गुंडों को जेल में से छोड़ दिया गया है और पुलिस की मदद से मिलकर 60 से 70 विधानसभा सीट पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। गैंगवार में शामिल लोगों की चुनाव में मदद ली जा रही है और चुनाव आयोग और पुलिस सब वर्षा बंगले से ऑपरेट हो रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संजय राउत ने कहा कि यहाँ आकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दंगे की कोशिश हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला तो आप पीएम एक हैं तो सेफ हैं बोल रहे हैं। हम सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? किसको एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना आरक्षण पर 50% की सीमा हटाना देश के लिए दृष्टिकोण का केंद्र है, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश भर में जाति जनगणना कराना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की 50% की मनमानी सीमा हटाना देश के लिए उसके दृष्टिकोण का केंद्र है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में पार्टी की सरकार शनिवार को अपना जाति सर्वेक्षण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्ते में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों में 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 1931 के बाद से ये पहला मौका है जब तेलंगाना में सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवा रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी क्षण है जो राज्य के लिए तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं की पूर्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के आदर्शों को स्थापित करने वाला है। और उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में कहा था, ये राष्ट्रीय जाति जनगणना का एक खाका भी है जिसे इंडिया की सरकार कराएगी। जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की 50% की सीमा को हटाना देश के लिए कांग्रेस के विजन का केंद्र है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है और जैसा कि भारत के निर्माताओं ने कल्पना की थी। तेलंगाना कांग्रेस की ओर से 5 नवंबर को जाति सर्वेक्षण पर आयोजित बैठक में शामिल हुए
गांधी ने कहा था कि वो तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में खाद का संकट और बीजेपी सरकार इवेंट और चुनाव में व्यस्त, कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में गहराए खाद संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश का किसान खाद के लिए परेशान है तो राज्य सरकार प्रचार व इवेंट में व्यस्त है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को कहा है कि मध्य प्रदेश का किसान खाद संकट से जूझ रहा है और सरकार किसानों को राहत देने के बजाय इवेंट और चुनाव प्रचार में व्यस्त है। हैरानी की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में भी खाद का भीषण संकट बरकरार है। किसान पूरी रात जागकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार आंख और कान बंद कर अपनी मस्ती में मस्त है। कमलनाथ ने आगे कहा कि आंकड़े बताते हैं कि सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शिता के कारण कुल मांग के अनुपात में बहुत कम खाद की आपूर्ति हो सकी है। यही कारण है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। जब केंद्रीय कृषि मंत्री के राज्य मध्य प्रदेश और खासतौर से उनके गृह जिले सीहोर में ही खाद का संकट है तो पूरे प्रदेश और देश के हालात का आप अनुमान लगा सकते हैं। डबल इंजन सरकार का नारा जमींदोज हो चुका है और अब डबल बर्बादी जारी है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज हुई एफआईआर, फेक न्यूज फैलाने का है मामला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल के एडिटर के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूर्या एवं अन्य के खिलाफ एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। एक्स पर इन समाचार पोर्टल की खबर को साझा करते हुए सूर्या ने 7 नवंबर को आरोप लगाया था कि हावेरी जिले में एक किसान ने वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के बारे में पता चलने पर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। तेजस्वी सूर्या ने अपनी पोस्ट में कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने राज्य में विनाशकारी हालात पैदा कर दिए हैं जिसे हर गुजरते दिन के साथ रोकना संभव होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें कि हटा दिया गया है इस पोस्ट को, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने के मामला बनाते हुए कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों? RSS पर बिफरे मल्लिकार्जुन खड़गे, मनुस्मृति पर किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां एक और खड़गे के चुनावी वादों पर उठाए सवाल को लेकर कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संविधान और मनुस्मृति की तुलना कर बीजेपी और संघ पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार सुबह एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि बीजेपी को भारत के संविधान से इतनी नफरत क्यों हो गई है। खड़गे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि हम महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और असम के सीएम से पूछ रहे हैं कि वो संविधान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये सवाल मोदी जी से भी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद संसद में संविधान को झुककर प्रणाम किया था। इसके साथ ही खड़गे ने लिखा कि भाजपा और RSS के नेता संविधान को बार बार नक्सलवाद से जोड़कर देश में मनुस्मृति लागू करने का पराजित एजेंडा चलाना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड चुनाव में किसकी चल रही लहर? महाराष्ट्र में कौन मारेगा बाजी? सचिन पायलट ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुरुवार को उपचुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है क्योंकि लोग इनकी नीतियों और एजेंसियों के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। पायलट ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। पायलट ने कहा कि मैं जमशेदपुर गया हूं और उस राज्य में एक तरफा लहर चल रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर चुनाव के दौरान निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मंगलसूत्र छीनने आदि टिप्पणियों पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई टिप्पणी बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटबंदी के कारण MSME सेक्टर बर्बाद, 8 साल बाद भी देश में नकदी कम नहीं, राहुल गांधी ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में भारत की GDP में कितने फीसदी नकदी हैं इस पहलू से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के 8 साल बाद भी देश में पहले की तुलना में अधिक कैश यानी नकद
पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अचानक बंद किए गए नोट के कारण तुलनात्मक रूप से कमजोर और अनौपचारिक क्षेत्र में तबाही का दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण एकाधिपत्य को बढ़ावा मिला, बाजार में मनमानी होने लगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, संविधान की किताब दिखाकर कहा इसे खत्म करना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी बताकर उनसे ये अधिकार छीनना चाहती है। हमारा संकल्प है कि ये हम नहीं होने देंगे। झारखंड में चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पहली जनसभा में राहुल गांधी ने भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि बीजेपी इसे खत्म करना चाहती है। इस किताब में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की सोच है। ये किताब दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, मजदूरों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसे खत्म कर दिया जाए, उनकी सोच को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस नेता ने देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में आदिवासी अफसरों की अत्यंत कम भागीदारी का सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की देश में कुल आबादी 8% है, लेकिन उन्हें 100 रुपये में 10 पैसे भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। देश के कुल बजट का जो खर्च होता है उसका निर्णय सिर्फ 90 अफसर मिलकर लेते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं। जी दोस्तों, झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस इसे समाप्त करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि संविधान मात्र एक किताब नहीं, बल्कि इसमें बिरसा मुंडा, अंबेडकर, फुले और महात्मा गांधी की सोच शामिल है। उनका मानना है कि ये संविधान आदिवासियों, दलितों, पिछड़े और गरीबों की रक्षा करता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि देश संविधान के माध्यम से चले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड में बीजेपी पर प्रियंका गांधी का वार, बोली प्रेम, शांति और भाईचारा भाजपा को पसंद नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर विभाजन भड़काने, नफरत, गुस्सा और अविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने अपना एक भाषण शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में दरार पैदा करने से बीजेपी को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रेम, शांति और भाईचारा भाजपा को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनकी राजनीति लोगों, विकास, ये सभी के बेहतर भविष्य के बारे में नहीं है। ये विभाजन, नफरत, क्रोध और अविश्वास फैलाने के बारे में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह की राजनीति लोगों को पीछे रखती है और इन्हें पनपने नहीं देती। हमारे देश को प्रगति और विकास की ज़रूरत है और हमें राजनीति की दिशा बदलनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि आइए प्रगति और विकास की जन समर्थक राजनीति के साथ खड़े हों, वो राजनीति जो आप पर, आपकी समस्याओं पर और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा कि यही वो राजनीति है जिसे हमें आज बदलना है। देश में प्रगति और विकास से बढ़कर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 करोड़ लो और मंत्री बन जाओ, बीजेपी ने मुझे दिया था ऑफर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। इस दौरान विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बीजेपी पर आरोप लगाया है। सिंघार ने दावा किया है कि साल 2020 में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन के समय भाजपा ने मुझे भी 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, कहा था कि 50 करोड़ ले लो और कैबिनेट मंत्री बन जाओ। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि वहां वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं और वन विभाग के उप सचिव किशोर कान्याल को शासन ने कलेक्टर बनाकर पहुंचाया है। ऐसे में कैसे मान लें कि निष्पक्ष चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा बिना प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हारेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम मौन यादव रखा है। वो मंदिर मस्जिद की बात तो करते हैं पर विकास की बात नहीं करते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने किया जीत का दावा, कहा इस बार नफरत की राजनीति को सबक सिखाएगी जनता। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता इस बार नफरत की राजनीति को सबक सिखाएगी और भारत के विकास की राजनीति को समर्थन देगी।
इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में सरकार बनाने का भरोसा भी जताया है। नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। झारखंड चुनाव अभियान पर रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान काशी तो हो गया मथुरा बाकी है पर भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा कि भगवान राम ने भी अपना आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया है और उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। भगवान राम भी न्याय का साथ देते हैं। आज 8 नवंबर को नोटबंदी की बरसी का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने नोटबंदी के चलते जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चमचों ने तब कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था परंतु स्थिति कुछ और ही रही। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुए बिल पर तेजस्वी ने इसे बकवास करार दिया और कहा कि ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट के आदेश पर 2 हफ्ते तक रोक। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जाँच से जुड़े मुद्दे में राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर 20 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। झारखंड की सरकार ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्ष रखने को कहा है और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर तय की है।